हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश, और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? देखिए, आज के लेक्चर में हम सारे लॉज ही पढ़ने वाले हैं और ये सारे लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के लिए। हर जगह ये लॉज आपको मिलेंगे जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? दी एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं? कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है? वन और मोर देन वन एटम ऑफ सेम काइंड combine together to form element। ओके, मतलब एक एटम को भी आप एलिमेंट कह सकते हो। जनरली ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और कुछ नोबल मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। बट उसके अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा एटम के हो सकते हैं, बट वो सारे क्या होंगे? सेम, जैसे O2, O3, P4, S8। ये सारे भी क्या हैं? एलिमेंट है। समझ में आया? लेकिन ये एलिमेंट कौन सी स्टेट में है? मॉलिक्यूलर स्टेट में। कौन सी स्टेट में है? मॉलिक्यूलर स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल? मोर देन वन एटम, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग हो, बट मोर देन वन एटम, और अगर वो सेम हुआ तो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, so element can be monoatomic और element can be polyatomic, but criteria is what? वो सारे क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। ठीक है, तो दो अलग अलग एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए H2 plus O2 is giving what? H2O। 2H2 plus O2 is giving 2H2। तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, और दोनों ने कंबाइन करके क्या दे दिया साथियों? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक कंपाउंड है। सर क्या हम इसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं? जी हाँ सर। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा एटम है। सर क्या हम इसे कंपाउंड कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन। देखिए, आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप सब कुछ बता सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय 5 बेसिक लॉज डिस्कवर्ड बिफोर द नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो ये बेसिक लॉज बहुत पहले से हैं, बहुत पुराने टाइम से हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नो डाउट आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है? यहाँ पे सिंपल, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है? एंटोइन लवोइजियर। 1743 से लेके 1794 तक ये इस धरती पे थे। उसके बाद ये किसी और प्लैनेट पे चले गए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन से प्लैनेट पे चले गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अ फ्रेंच साइंटिस्ट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्हें क्या रिफर किया जाता है? क्या माना जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर। ही केयरफुली परफॉर्म्ड मेनी कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। देख रहे हो यहाँ पे मैनी मतलब ढेर सारे, मतलब साइंटिस्ट होने के बावजूद भी ये बहुत ही क्या थे? हार्ड वर्कर। ओके, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, इंटेलिजेंट तो वो होते ही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मेनी कंबर्शन एक्सपेरिमेंट। कंबर्शन मतलब आप अलग अलग एलिमेंट को लिए हो और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो। नेमली बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी। जैसे फॉस्फोरस है, P4 plus O2 क्या दे देगा? ये P2O5। बैलेंस कीजिए, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 10, 5 हो गया बैलेंस। आ रहा है समझ में? ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। ओके, मर्क्यूरी को भी जलाया, Hg plus O2 gives what? 2HgO, दोनों बैलेंस। बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑब्वियसली कंबशन है तो एयर तो लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। बोथ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वेट। उन्होंने क्या देखा? फॉस्फोरस का मास बढ़ गया, मर्क्यूरी का मास बढ़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो था हवा में से वो उसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। तो फिर after several experiments he found that weight gained by phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air. He observed that total mass of reactant is equal to total mass of product. जैसे मान लीजिए
एयर का वेट मैंने ले लिया 1000 ग्राम, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। और अपने फॉस्फोरस का मास कितना है, T4, मान लीजिए 31 इंटू 4, ओके। एक फॉस्फोरस का मैंने कितना लिया है, 31 लिया है, तो कितना हो गया ये 4 एंड 12, 124 ग्राम, ठीक है। तो फॉस्फोरस हवा से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, P2O5। मान लीजिए अब हवा का मास कितना हो गया है, हवा का मास हो गया है समवट अराउंड 900 ग्राम। तो फिर ये 100 ग्राम जो हवा में से कम हुआ है ना, ये ऑक्सीजन का कम हुआ है और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा समवट अराउंड 224 ग्राम। मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डाटा एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो सकता, बट सिंपली मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे हवा में मास कम हुआ वही मास किस में बढ़ गया, फॉस्फोरस में। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, ना तो मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। आया समझ में, यही है। आगे चल के इस लॉ को मॉडिफाई भी किया गया और फिर इसमें एनर्जी को भी लाया गया। किसको लाया गया, एनर्जी को लाया गया, ओके। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न एंड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, द मास ऑफ द वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं तो वाटर का जो मास होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के बराबर होता है। मान लीजिए सिंपल है, आपने एक एप्पल पूरा खा लिया, आपका वेट था 65 kg, ओके। एप्पल का वेट था 25 ग्राम, आपने पूरा खा लिया। सर मेरा वेट हो जाएगा 90 ग्राम, 90 kg सर। अरे यार ये तो ग्राम में है ना और तुम किलोग्राम में हो, तो ऐसे करो 65,000 प्लस 25, तो कितने के हो जाओगे, 65,025 ग्राम के। आया समझ में। यूनिट को भी देखो, हमने पिछली क्लास में यूनिट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में। तो मतलब जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे उतना ही वाटर भी बनेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से ही इसे समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AM, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 1, और पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये हो गया 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 32। अब जरा देखिए एक हाइड्रोजन तो 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, और पूरे को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है साथियों, 2 से, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2 प्लस 16, मतलब कितना हो गया 18 2 जा 36। और यहाँ पे देखो ये 32 प्लस 4 गिव्स 36, मतलब ये पूरा रिएक्टेंट था, ये पूरा प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट का मास है ये बराबर होगा रिएक्टेंट के हमेशा। बट आगे फ्यूचर में देखा गया कि ऐसा बार बार नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ मैटर किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। फिर आगे चल के इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और बोला गया बोथ मैटर एंड एनर्जी। मैटर मतलब क्या, वही जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप बना रहे हो, बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आ समझ में। बट बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। अब इसका मतलब क्या है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो, फोटोसिंथेसिस, जिसमें एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैटर में कन्वर्ट हो रही है। सर ऐसा भी तो एग्जाम्पल दीजिए जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अरे भाई एप्पल खा लो, एप्पल से तुमको क्या मिलेगी, एनर्जी। तो देखो हो गया ना कन्वर्जन मैटर का किसमें, एनर्जी में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक्स्ट्रा हमने आपको बता दिया कि मास एंड एनर्जी दोनों को ना तो बनाया जा सकता और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। French chemist Joseph Proust performed experiment on 2 sample of cupric carbonate. Okay, cupric carbonate मतलब Cu+2, ठीक है। One of the sample was natural in origin and the other was synthetic one. मतलब एक क्यूप्रिक कार्बोनेट को हम लोग ने नेचर से मिला था और एक हमने लैब में बनाया था, और क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3, ठीक है।
उन्होंने क्या देखा, द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैंपल एज शोन बिलो। ये देखो नेचुरल क्यूपरिक कार्बोनेट है, ये सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब लैब में हमने बनाया, और ये नेचर से मिला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है, 51.35%। तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल और ये जो आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है, दोनों में परसेंटेज ऑफ कॉपर देखिए सेम है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन भी सेम है। मतलब आप कंपाउंड को कैसे भी बनाइए, आप कंपाउंड को कैसे भी बनाइए, आर्टिफिशियली बनाइए या फिर नेचुरली उसे लेके आइए, उसमें जो एलिमेंट का प्रपोर्शन है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। दिस लेड जोसेफ प्राउस टू स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जैसे का तैसा एग्जाम में लिखना है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ओके, मतलब एक कंपाउंड में एलिमेंट्स का प्रपोर्शन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए लॉ को हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट प्रपोर्शन, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट प्रपोर्शन। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, मतलब आप उसे जमीन से खोद के निकाले हो या आसमान से लाए हो या फिर तुमने खुद ने बनाया है, कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज चेंज नहीं होगा। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट। दिस लॉ इज sometimes referred as law of definite composition। आया समझ में। बट आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आगे चल के ऐसे देखा गया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो ये लॉ को फॉलो नहीं करते, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या कहते हैं उन्हें हम, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। ओके, तो ये जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, इनमें जो प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं होता, और ये आप जरूर पढ़ लोगे साथियों अपने 12th स्टैंडर्ड चैप्टर कॉल्ड एज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। आया समझ में। चलिए मैं एक खुद से एक एग्जांपल देता हूं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन का। मान लीजिए आप CO2 में पढ़ रहे हैं, CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन कितना है, 16 इंटू 2, मतलब टोटल कितना हो गया, 16 इंटू 2 32। ओके, अब जरा देखिए, मैं ले लेता हूं CaCO3। तो CaCO3 को अगर आप लेते हो तो कैल्शियम होता है 40 ग्राम। ओके, मैं 1 मोल CaCO3 की बात कर रहा हूं। ओके, और ये होगा 20 ग्राम, और ये होगा 16 इंटू 3, दैट इज 48 ग्राम। आया समझ में। अब पूरे को अगर आप जोड़ लो, ओके, कार्बन का मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे इसे मिटा देते हैं और लिख देते हैं 12, क्योंकि कार्बन का होता है 12। ठीक है, अब जरा देखिए, सबको ऐड कीजिए, ये हो गया 100। ओके, तो टोटल हो गया 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में कार्बन का परसेंट देखो तो कितना है, 12%। ओके, ऑक्सीजन का परसेंट देखो तो कितना है, 48%, और कैल्शियम का परसेंट देखो तो 40% है। बट अगर आप CO2 देखिए तो CO2 में ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। ठीक है, फिक्स है। अब जरा देखो, अब आप इस CO2 को कोक के कंबर्शन से बनाओ, तो ये देखो बन गया CO2। ये CO2 कहां से आया था, ये CaCO3 के टूटने से आया था। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, CaCO3 को तोड़ के आपने बना दिया CaO प्लस CO2। ओके, देखिए बैलेंस है, ये CaCO3 से ये CO2 आया, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, देखिए 12 और 32, और इधर भी कार्बन 12 और यहाँ पे 16 इंटू 2 दैट इज 32। मतलब क्या, आप CO2 को कैसे भी बनाइए, CO2 को कैसे भी बनाइए, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाइए या फिर फोटोसिंथेसिस से बनाइए, CO2 में कार्बन का प्रपोर्शन, मतलब कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट होगा। ये पुरातन जमाने का सत्य है, इसे मान लीजिए साथियों। आगे देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखिए ये लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा टीडियस है। ओके, तो मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। तो देखिए इसमें क्या है, आपको दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दो एलिमेंट से कंबाइन करना है जिसमें एक का मास जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरे का मास अलग अलग होता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए,
जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या दे दे रहा है, CO2। कार्बन है, हाफ ऑक्सीजन, आपने 10th में पढ़ लिया, ये हाफ मोल है, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। हालांकि ये नेसेंट लिखना थोड़ा गलत है, बट आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो ये CO हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे कार्बन का मास क्या है, फिक्स है, कितना, 12 ग्राम। इसका भी कितना, 12 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन एक 16, दूसरे का कितना, 2 32 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 16। तो अब देखिए लॉ क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। क्या बोलता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट अपने फिक्स है ना भाई, कौन कौन है, एक तो अपना कार्बन हो गया, ओके, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया अपना ऑक्सीजन, और दो प्रोडक्ट भी हो गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। आप सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है। तो जब दो एलिमेंट रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जिसमें वो एलिमेंट जिसका मास अलग होता है, वो एलिमेंट जिसका मास अलग होता है, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। मतलब ये 32 और ये 16 है, ओके, इनमें एक रेशियो होगा। तो देखिए 32:16 मतलब क्या हो गया, 2:1। यही लॉ बोलता है, सिंपल। अब जरा स्टेटमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद फिर और एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोलता है लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B, मान लीजिए A अपना क्या है, कार्बन है, B अपना क्या है, ऑक्सीजन। समझ में आया। व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो बन गया ना CO और CO2। द मासेज ऑफ एलिमेंट B दैट कंबाइंस विद गिवन मास ऑफ A आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो B का जो मास है दैट इज O2 और O का, उसमें एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो होगा, और हमें कितना मिला, 2:1। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:1 आया समझ में। अब ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है बेटा, इसको लिखने का तरीका सही नहीं है, तो इसे थोड़ा सा सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ओके, इधर देखो, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग CO2, आया समझ में। अब जरा देखो दूसरा, कार्बन प्लस हाफ O2 इज गिविंग CO, आया समझ में। अब जो डिफरेंट मास वाला है, जो ये फिक्स मास के साथ कंबाइन करता है, तो ये डिफरेंट मास वाले के मास में एक रेशियो होगा, मतलब इनके मास रेशियो में होल नंबर का रिलेशन होता है। जैसे ऊपर वाला 32 है, नीचे वाला कितना है, 32 का आधा 16, तो क्या हो गया, 2:1 का रेशियो आ गया। अब हम थोड़े से बुकिश एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ओके, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, 2 ग्राम, तो ये फिक्स वाला है, ये फिक्स वाला, लेकिन ऑक्सीजन देखो अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो प्रोडक्ट बना है, एक वाटर बना है H2O, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बालों को गोल्डन कराते हैं, अलग अलग कलर से कराते हैं, तो ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो देखिए इनके मास में आ गया रेशियो 1:2 का। कोई भी होल नंबर आएगा, होल नंबर, टेंशन नहीं लेने का, समझ में आया। देखिए यहाँ पे भी 16, 32, 1:2 का रेशियो। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे कहीं पे भी आप देख सकते हैं, SO2 और SO3 में भी देख सकते हैं। सर लेकिन एक चीज आपने देखा, सर यहाँ पे हर बार ऑक्सीजन ही लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, ऑक्सीजन ही लिया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं, आप दूसरा एलिमेंट भी लोगे जिसका मास अलग है, तो उसमें क्या आ जाएगा, मास रेशियो आएगा। आ रहा है आपको समझ में, हमेशा याद रखिएगा ये बातों। इज दैट क्लियर, ओके। तो देखिए यहाँ पे SO2 और O3 का 2:3, क्योंकि ये क्या हो गया, 16 × 32 और ये क्या हो गया 48, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। आया समझ में, ऐसे। आगे देखिए, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ओके। इस नाम को लेके ऐसे मत सोचिएगा, ये सब जो मिसकंसेप्शन या फिर जो भी ये कुछ आया, आगे चल के आया, जब लुसाक जी थे तब ये नाम को लेके इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। वो तो हम ह्यूमन हैं जिन्होंने ये सब ऐसे बोलना स्टार्ट किया, अदरवाइज ये सारी चीजें तो पहले नहीं थे। हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है साथियों, समझ में आया। थोड़ी भी नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग में आना नहीं देने का। उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ
हमारा ग्रोथ रुकता है। आया समझ में? चलिए आगे देखिए। दिस लॉ पुट फॉर्थ बाय के लुसाक इन 1808 the law states that when gases combine or produce in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure। देखिए अब ये थोड़ा सा भयंकर स्टेटमेंट है, इसे मैं सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने। मान लीजिए दो गैसेस रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट ही बना रही है। याद रखना लुसाक का ये जो लॉ है ये सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल, ठीक है? जरा देखते हैं। तो ये देखिए H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ओके, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन क्या है? गैस है। क्लोरीन क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। तो इनका रेशियो देखिए 1:1:2, मतलब इसका वॉल्यूम 1, इसका भी वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ये देखो ये कोएफिशिएंट देखने का ये आपको आइडिया दे देगा, ठीक है? तो इनके बीच में भी क्या आ गया? एक होल नंबर का रेशियो कि कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस। ये देखो S प्लस O2 गिविंग SO2। तो ये देखो इनका रेशियो क्या आएगा? ओके, बट यहाँ पे ये तो सॉलिड हो गया, तो चलिए 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग 2SO3। अब बराबर है क्योंकि अब सारे क्या हैं? गैस है। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब इनका क्या रेशियो होगा? सिंपल बताओ, 2:1:2। सर आपने कैसे बताया ये? तो कोएफिशिएंट को देख लो आप यहाँ पे, ये 2, ये 1 और यहाँ पे 2। जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक 1, 2:1:1। तो यही लुसाक ने कहा क्या कि जब गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनके जो वॉल्यूम होंगे उनके बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो का रिलेशन होगा। लेकिन रिएक्टेंट भी गैसियस चाहिए और प्रोडक्ट भी क्या चाहिए? गैसियस। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो क्या है? इनके वॉल्यूम को है ना सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे मेजर करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। देखते हो ना गर्मियों में टायर फूट जाते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो ट्यूब होती है तो आप देखते हो ना फटते हैं गर्मियों में ज्यादा। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होने से गैस एक्सपैंड होती है। आया समझ में? तो पता चला आप इसका जो वॉल्यूम है वो मेजर कर रहे हो 298 केल्विन पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका मेजर कर रहे हो कुछ 50 डिग्री सेल्सियस पे। तब तो गलत हो जाएगा। सबका वॉल्यूम आपको सेम टेम्परेचर पे, मतलब इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी सेम रखना है सबका, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। याद रखना ये सारी बातें, ठीक है? तो आप स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा और लुसाक का लॉ यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आप ml कुछ भी ले सकते हो। आप इसको 200 कर दो, इसको 100 कर दो, और इसको कितना कर दो? इसको भी 200 कर दो। तो देखो रेशियो सेम रहेगा, 2:1:2। सिंपल है, मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से बताया ये सब कुछ, ठीक है? ऐसा है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ याद रखने के लिए बोला गया है। लुसाक्स डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन द वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन बाय गैसियस वॉल्यूम। एक्चुअल में अगर आप अंदर देखो तो ये कुछ नहीं, ये तो डेफिनिट प्रपोर्शन ही बोल रहे हैं ना। वो लोग फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे, और फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होंगे तो सिंपल सी बात है, फिर तो उनके मास में, वॉल्यूम में होल नंबर का रेशियो तो आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कैन यू टेल इफ 10 वॉल्यूम ऑफ dihydrogen reacts with 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कैन बी प्रोड्यूस? तो सिंपल, 10 क्या है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? उसका आधा। तो इधर देखो फटाक से लिख देते हैं अपन, आसान है। तो ये देखो H2 प्लस O2 गिविंग H2, तो 2H2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2। तो हाइड्रोजन का कितना बोला है? 10 वॉल्यूम, ठीक है? ऑक्सीजन का कितना बोला है? 5 वॉल्यूम। तो देखिए जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही वाटर वेपर भी बनता है, तो ये भी क्या आएगा? 10 वॉल्यूम। आया समझ में? तो सिंपल आपका आंसर कितना हो गया? 10 वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है? एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है? अब ये हमारा लास्ट लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है? देखिए इन 1811 Avogadro proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है,
तो देखिए यहाँ पे लॉ काफी इंटरेस्टिंग है, आप समझ जाओगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब अगर दो गैस आप ले रहे हो, मान लीजिए एक हाइड्रोजन ले रहे हो और एक ऑक्सीजन ले रहे हो, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। मान लीजिए आपने 1 लीटर हाइड्रोजन लिया और 1 लीटर ऑक्सीजन लिया, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको रखनी है, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो एवोगैड्रो का कहना है कि हाइड्रोजन के 1 लीटर में जितने मॉलिक्यूल आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 लीटर में आएंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन में x मॉलिक्यूल आए तो ऑक्सीजन में भी कितने आएंगे, x। लेकिन ये कब, जब दो गैसेस का वॉल्यूम सेम हो, और दूसरी चीज जब उनके टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम हो, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर दो कंटेनर है, मान लीजिए ये एक एक लीटर के कंटेनर है, ओके। अब इधर देखो, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो देखिए आप भी ध्यान से सुनिए। ये दो कंटेनर है, इसमें मान लीजिए पहले वाले में हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऐसे, ओके। अब देखो दूसरे कंटेनर में क्या आएगा, ऑक्सीजन। नो डाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बड़ा है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में, आया ना। सर ये बड़ा है तो ये कम आएगा, और हाइड्रोजन छोटा है तो ये ज्यादा आएगा। सर ऐसा होगा ना, क्योंकि जिसका पार्टिकल साइज छोटा है, कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो वो ज्यादा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन छोटा है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन भी कम होगा, यही तो काम की बात है, ऐसे ही नहीं दे दिया एवोगैड्रो ने। तो दो हाइड्रोजन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, और कम होने की वजह से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। क्या होंगे, दूर दूर। और नो डाउट ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कम मॉलिक्यूल आना चाहिए। बट यहाँ पे दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। लेकिन कब, जब आप टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों कंटेनर में सेम रखो। आया समझ में। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट आता है कि कैसे दोनों गैसेस में इक्वल मॉलिक्यूल आ सकते हैं। आया समझ में। तो जो छोटा है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स कम है, और जो बड़ा है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता है। इसका मतलब इसकी जो साइज है, स्मॉल साइज, जिसके हिसाब से इसको ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन उसको किसने डोमिनेट कर लिया, लेस अट्रैक्टिव फोर्स ने। तो क्यों ज्यादा नहीं आ पाए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा नहीं। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन, उसका साइज बड़ा है तो उसको क्या आना चाहिए था, कम, लेकिन ये लोग हाइड्रोजन के इक्वल आ गए। क्यों, क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। आया समझ में। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब एवोगैड्रो लॉ को आप पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, लाइन टू लाइन जो कुछ भी चीजें। ओके, तो क्या था स्टेटमेंट, सिंपल। अगर दो कंटेनर लिए हैं आपने, या फिर दो गैसेस लिए हैं जिनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है, तो जितने मॉलिक्यूल पहले गैस के वॉल्यूम में आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल दूसरे गैस के वॉल्यूम में भी आएंगे। आया समझ में। तो जी हाँ, इसी के साथ हमारे जो लॉज हैं आप देख रहे हो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ऑलमोस्ट क्या हो गए, सारे खत्म हो गए। तो आपने क्या क्या पढ़ा हम वो देख लेते हैं एक बार। तो आपने सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, फिर आपने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और सबसे पहले क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और चौथा क्या पढ़ा, लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और पांचवा क्या पढ़ा आपने, एवोगैड्रोस लॉ। समझ में आया। और एक छठा लॉ भी होता है दोस्तों, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, बट वो IIT JEE और नीट के सिलेबस में आता है। तो आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखिए एक चीज, एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन द प्रेजेंट टाइम। एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई कि एटम अलग होता है मॉलिक्यूल से, और वो हम सब जानते हैं। देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ऐसा लगे कि हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम क्यों है, ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्यों ज्यादा है।
तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जिसकी साइज़ बड़ी होती है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। अब उसमें डिटेल में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो आप सब पढ़ोगे चैप्टर कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो इसी समय विदा लेने की घड़ी आ गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और आपको सिखाएंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो अब तक ये सब कुछ रिवाइज करके रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के साथ। बाय बाय।